एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के हमारे टॉपिक्स जिनको हम कवर करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, कोर सेक्टर्स आउटपुट टैंक्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स। अभी 2021 के बाद जो है हमारे कोर सेक्टर में कुछ श्रिंकेज देखे गए हैं, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोर सेक्टर के बारे में जानना। अभी अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इंडियाज़ कोर सेक्टर आउटपुट कॉन्ट्रैक्टेड बाई 1.8% इन अगस्त 2024, मार्किंग द फर्स्ट डिक्लाइन इन 42 मंथ्स। मतलब 42 मंथ्स में फर्स्ट डिक्लाइन है अगस्त में, जो अभी इसमें कुछ संकुचन दिखाई दिया है फरवरी 2021 के बाद। 6 आउट ऑफ 8 कोर, हमारे 8 कोर सेक्टर है, उनमें से 6 क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर शोड ईयर ऑन ईयर कंट्रैक्शन, यानी उनमें संकुचन देखा गया है हमारे जो 6 कोर सेक्टर है उनमें। अब अगर हम कोर सेक्टर की बात करें, क्योंकि हमारे लिए प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से कोर सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखें तो कोर सेक्टर क्या है? ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इकोनॉमी है, उसके डेवलपमेंट के लिए एक आधारभूत सेक्टर होते हैं, एक आधारभूत क्षेत्र रहते हैं कोर सेक्टर। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमिक विकास है उसको क्या करेंगे, उसको डिसाइड करते हैं कोर सेक्टर के ग्रोथ या कोर सेक्टर जो हमारा है। अब इसमें जो है हमारे 8 क्षेत्र हैं, उनको हम देखते हैं आगे। दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ये क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था की एक तरीके से बैकबोन है, जो हमारे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। अगर ये इफेक्ट होंगे तो वो भी अपने आप क्या होंगी? इफेक्ट। और ये हमारी जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, उसका भी कहीं ना कहीं क्या करेगी? उसको भी ड्राइव करेगी या उसकी भी दिशा निश्चित करेगी कि हमारी जो ग्रोथ है वो किस दिशा में होगी। कोर सेक्टर का अगर डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ भी क्या होगी? अच्छी होगी। कोर सेक्टर में अगर कमी देखी जाएगी उसके तो इसका इफेक्ट ग्रोथ पे भी पड़ेगा। इसमें 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें अगर आप देखो तो कोयला है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट है। अब ये दोनों अलग अलग लगेंगे, लेकिन दोनों जो है एनर्जी से रिलेटेड है। फर्टिलाइज़र है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये क्या है? हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है, और उसमें ऑप्शन दे दिए थे। तो ये ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। ये हमने बात कर ही ली थी कि ये जो क्या करती हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर सिग्निफिकेंस देखें कोर सेक्टर का, तो यही इकोनॉमी के इम्पैक्ट क्या होगा? ये हमारे जो ग्रोथ है उसको क्या करती हैं? दिशा प्रदान करती हैं। और कहीं ना कहीं ग्रोथ को करेंगे तो जीडीपी भी इफेक्ट होगी, यानी हमारी जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, उसके जनरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूँकि 8 सेक्टर और ये मेजर सेक्टर हैं, इसीलिए क्या है, यहाँ जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो ये भी क्या करती है? हमारे विकास, देश के विकास को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। इसके अलावा ये इंडस्ट्री के एक्सपेंस के साथ साथ हमारे यहाँ रोजगार को भी क्या करेगी? क्रिएशन करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। अगर ये सेक्टर हमारे बूस्ट होंगे तो ये चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है? मेजर सोर्स है, तो इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। जैसे कि देख भी सकते, क्रूशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे बिल्डिंग सेक्टर है और जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा पॉलिसी फोकसेस में भी, जैसे ये जो सेक्टर हैं वो जब हम पॉलिसी बनाते हैं ना इकोनॉमिक से संबंधित है, तो इसको हम मेनली फोकस में रखते हैं जो हमारे कोर सेक्टर हैं, क्योंकि ये क्या है कि ड्राइव है हमारी इकोनॉमी के, तो इनको ध्यान में रख के ही पॉलिसीज तैयार की जाती हैं और इस सेक्टर के सुधार के लिए विभिन्न इनिशिएटिव भी तैयार किए जाते हैं। अब हम बात करें चैलेंजेस की, तो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अगर इस क्षेत्र का हमको विकास करना है तो क्या चाहिए? हमको बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल चाहिए।
और ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कैपिटल का, कि कैपिटल इनके लिए सुनिश्चित की जाए। एनवायरमेंटल कंसर्न है जैसे कोल है, इसके अलावा नेचुरल गैसेज हैं, इनका जहाँ खनन होता है, माइनिंग होती है, ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ की जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है वो इफेक्ट होती है। इसके कारण वहाँ के जो आसपास के जंगल हैं उनका विनाश होता है, और इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं उनका भी क्या होता है, विस्थापन होता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स देखें तो इसमें भी काफ़ी वो देखने को मिलेंगी, रेगुलेटरी बॉडीज़ कई रहेंगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इनके ऊपर कानूनों का इनका भी क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो ये हमारे लिए क्या हो सकती है, बहुत महत्व के हो सकता है। इसमें विकास के माध्यम से हमारे अदर सेक्टर्स हैं उनको भी बूस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करें। हमारा जो सतत विकास की प्रक्रिया है उसकी दिशा में हमको कदम बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमको जो सस्टेनेबल तरीके हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके ऊपर इनिशिएटिव ऐसे तैयार करने होंगे जो सस्टेनेबल तरीके से काम करते हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है उसमें। मॉनिटरिंग और ग्रोथ इंडिकेटर कैसे है ये, क्योंकि मॉनिटरिंग और ग्रोथ इंडिकेटर कैसे है, क्योंकि 8 कोर सेक्टर हैं, इनके माध्यम से जो है हमारी जो ICI है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये क्या करता है, जो कोर सेक्टर्स हैं उनका क्या करता है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। फिर इसके माध्यम से जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें इसकी हेल्प ली जाती है। मंथली जो प्रोडक्शन डेटा है वो तैयार किया जाता है, इसके माध्यम से रेगुलेटरी रिलीज किया जाता है, जो सरकारी एजेंसी है उनके माध्यम से। ग्रोथ रेट का एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हेल्थ कैसी है, उसका जो पूर्वानुमान है वो तैयार किया जा सकता है कि आगे कैसे होने की संभावना है। इसके अलावा हम जो पॉलिसी बनाते हैं बहुत सारी, उसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। अगर हमको पता रहेगा कि इसका अभी ग्रोथ क्या है, आगे क्या इसकी सिचुएशन रहेगी, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके अनुसार प्लान और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी तैयार करते हैं। ICI देखें, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, तो ये क्या है, एक क्रूशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमारे अर्थव्यवस्था उसको सूचकांक है, जो क्या करता है, जो 8 कोर सेक्टर हैं हमारे उनको ट्रैक करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ये किसका पार्ट है, ये इंडियन जो इंडस्ट्री IIP है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है उसमें लगभग इसकी 40% भूमिका रहती है, यानी कि 40% इसका रहेगा और 60% अदर सेक्टर से लिया जाता है। दिस सेक्टर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ओवरऑल इंडेक्स, यानी कि इसमें 40% के आसपास इसका वो भाग है। ICI इज यूज्ड इन गेजेस ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। हमारे जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको जानने के लिए उसका हम क्या यूज करते हैं, IIP का यूज करते हैं, और ये हमारी जो इकोनॉमी है उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो IIP के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC में, तो ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको शाम में मिल जाएगी। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट रीओपन्स IIT डोर्स फॉर डेली वेजर्स सन हु कुड नॉट पे फीस ऑन टाइम। अभी एक केस था कि एक लड़का था जो IIT का एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन पैसे नहीं होने, क्योंकि उसके पापा डेली वेजेस पे काम करते थे, तो इसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाया था, अपनी फ़ी पे नहीं कर पाया था, और इसके कारण वो एडमिशन से वंचित रह गया था। तो सुप्रीम कोर्ट गया, 142 आर्टिकल जो है हमारा, उसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका 142 का यूज़ करते हुए 142 का यूज़ करते हुए क्या किया है, उस व्यक्ति को या उस लड़के को पूर्ण न्याय प्रदान की है। तो अतुल कुमार नाम का ये लड़का है जो क्या है, SC कास्ट से है, शेड्यूल कास्ट है, और ये टाइम पे फीस जमा नहीं करवाया था, इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 142 का यूज़ करते हुए इसको न्याय प्रदान की है एक तरीके से। अब आपको लगेगा कि ऐसे मामलों में भी 142 का यूज़ किया जा सकता है। तो 142 क्या बोलता है, कंप्लीट जस्टिस का सिद्धांत प्रदान करता है। इसमें ये एक तरीके से पूर्ण न्याय प्रोवाइड करवाने पे फोकस करता है 142,
और ये सुप्रीम कोर्ट के संविवेक पे निर्भर है, वो किन मामलों में इसको यूज करता है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है 142 के तहत। इसके अलावा ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, यानी कि उसको अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है ये 142 आर्टिकल। इसके माध्यम से कंप्लीट न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। और लेकिन आरोपी ये लगता है कि ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो है जुडिशियल ओवररीच है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे इस पर पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ज्यूरिडिक्शन में पास सच डिक्रीज, ये बोलता है कि कुछ डिक्रीज या कुछ ऑर्डर क्या कर सकता है, पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको लगे कि किसी व्यक्ति को या किसी चीज में कंप्लीट जस्टिस हमको प्रदान करनी है, तो ऐसे स्थिति में क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी ऑथोरिटी है, हमने पहले ही बात कर ली कि उसको अतिरिक्त शक्तियां देता है ताकि पूर्ण न्याय प्रदान कर सके। इन्फोर्समेंट देखें तो इसको पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। ऐसे अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है, ऐसा कुछ ऑर्डर पास करता है, तो उसको ऑल इंडिया में लागू किया जा सकता है। ओवर राइडिंग कैपेबिलिटी, अगर कोई और लॉ है तो उसको क्या कर सकता है, ओवर राइड कर सकता है, उसको हटा के और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को लागू कर सकता है इसके तहत जो बनाता है उसको, ताकि जो हमारी जस्टिस है उसको अचीव किया जा सकते। इसके अलावा फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन अलाउ करना, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्लीट जस्टिस क्या है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें विभिन्न मामलों को शामिल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, तो ये क्या करता है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, अगर कानून समय पे नहीं बन पाता या ऐसा कोई कानून नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो गैप रह जाता है, उसको फील करता है। जो यूनिक सिचुएशन बनती है जहाँ कोई हमारे पास करंट लॉ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में एक डिसीजन ले सकता है और व्यक्ति को न्याय प्रदान कर सकता है। कई केसों में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, या सोशल जस्टिस है। जैसे कि अभी क्या है, एक तरीके से सोशल जस्टिस भी था और पब्लिक इंटरेस्ट भी था, यानी कि उस व्यक्ति को एडमिशन भी लेना जरूरी था, क्योंकि उसकी कुछ समस्याएं थी, तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया। तो ये 3 मामले हैं जिनके तहत ऐसे केसेस क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनमें पूर्ण न्याय प्रदान कर सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। अगर हम देखें कुछ डिसीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उस टाइम कंपनसेशन से रिलेटेड डिसीजन दिए थे। इसके अलावा जो विशाखा गाइडलाइन आप देखते हो, जो कार्यस्थल पे है, कार्यस्थल पर लैंगिक जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। ये सब में सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज किया था। इसके अलावा आप अयोध्या केस देखो, जो अयोध्या मंदिर का निर्माण है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी 142 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, डिसीजन दिया था। डिबेट्स और कंट्रोवर्सी क्या है, कंसर्न्स जताए गए हैं किस चीज का, जुडिशियल ओवरेज। बोलते हैं कि जुडिशरी क्या करती है, अपनी शक्ति से बाहर निकल के क्या कर रही है, काम कर रही है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारा शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, बैलेंस ऑफ पावर्स है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसको क्या करती है, उसका हनन करती है। ऐसा डिबेट्स में मतलब ऐसा बोला जाता है। क्वेश्चंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, वही हमारे जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके अलावा जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में संतुलन, यहीं से ये चीजें आती हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी दिखती है। और इसके लिए गाइडलाइन भी नहीं है 142 के तहत किस किस स्थिति में क्या इसका यूज करेंगे। तो हमको बैलेंस करना होगा, जैसे जस्टिस और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज हैं उनके बीच में, यानी कि हमारे जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है उसको भी फॉलो करना होगा हमको, ताकि जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उसके बीच संतुलन बना रहे। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका यूज किया जा सकता है, तो उनको डिफाइन किया जाना चाहिए किन परिस्थितियों में यूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की और पावर देखें तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये डिस्प्यूट को देखता है। जैसे कि हमारे ये मामले, कुछ मामले हैं जिनको केवल सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, इसमें हाई कोर्ट नहीं इंटरवेंशन कर सकते। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और हमारे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कोई विवाद है, तो ऐसी स्थिति में, या बहुत सारे राज्यों के बीच में विवाद है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत सारे राज्य यूटीज के बीच में विवाद है,
तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आती है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट से संबंधित केस हैं, इनमें भी देख सकता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं, ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। इसके अपीलेट ज्यूरिडिक्शन देखें तो इसमें क्या है, हम हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी निर्णय उनकी अपील कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जैसे कि सिविल केस है, किसी क्रिमिनल केस है, इनमें हम हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से संबंधित भी हम अपील दायर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल लीव पिटीशन है, वो भी उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे 136 आर्टिकल के तहत आपके स्पेशल लीव के बारे में है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन देखें तो जो प्रेसिडेंशियल रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट अगर करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ सलाह मांगता है, तो ऐसी स्थिति में 143 के तहत तो ये जारी की जाती है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। हालांकि इसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ ये सब रहती है और पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर भी हो सकते हैं। कोर्ट का ओपिनियन राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। राष्ट्रपति के लिए इनके द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती। अदर सिग्निफिकेंस पावर देखें तो ये अपने ओन जजमेंट यानी अपने ही निर्णयों का क्या कर सकता है, दोबारा से रिव्यू कर सकता है कि उनमें कुछ कमी हो तो उनको सुधारा जा सकता है। ये आर्टिकल 136 के तहत ओन जजमेंट्स रहते हैं, उनका क्या करता है, पुनरावलोकन करता है। कंटेम्प्ट ऑफ पावर है, यानी कि अगर कोई कोर्ट की शक्तियों की अवमानना करता है, कोर्ट की अवमानना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्तियों को दंडित कर सकता है। अपॉइंटमेंट से संबंधित कुछ पावर्स हैं, जैसे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही की जाती है। अगर हाई कोर्टों में जजों को ट्रांसफर करना तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा रूल मेकिंग पावर है, जैसे कि कोर्ट की प्रैक्टिस है और प्रोसीजर है, उनके बारे में रूल कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही इसको रेगुलेट करता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो विड्रॉ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इको सेंसिटिव कर्नाटका। कर्नाटका का बोलना है कि जो इसमें बहुत सारे एरिया को क्या किया था, इको सेंसिटिव जोन के तहत लाने की बात की थी, तो अभी कर्नाटक क्या बोल रहा है कि उसको क्या करना होगा, आपको विड्रॉ करना होगा इस नोटिफिकेशन को। जब सेंटर हैड रीइश्यूड ए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्लासिफाइंग पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इको सेंसिटिव एरिया, यानी इको सेंसिटिव एरिया के तहत जो वेस्टर्न घाट को अलग अलग क्षेत्रों में क्लासिफाई करना था, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था जुलाई 31 को, तो उसी से संबंधित है ये। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे इसके ऊपर जो कमिटीज़ गठित की गई, कस्तूरी रंगन है, इससे पहले गाडगिल समिति बिठाई थी, तो इनकी सिफारिशें क्या थी, ये सब इसमें बताया गया। और वेस्टर्न घाट है या इको सेंसिटिव जोन है, एरिया है, उसके सामने क्या इश्यूज रहते हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि न्यूज़ में आपको केवल मेन पॉइंट दिए रहते हैं, सारे ओवरऑल आपका कवर नहीं किया जाता, तो उसको हम कवर करते हैं। विड्रॉ ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से पूछा है कि जो 6th ड्राफ्ट है पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट के लिए, उसे संबंधित इन्होंने क्या किया है, कुछ ऑब्जेक्शन रखे हैं। ये कस्तूरी रंगन समिति है, उनकी जो सिफारिशें थी उसी के आधार पे क्या की गई है, बनाई गई थी। कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट देखें तो कब बनाई गई थी, ये कमेटी 2012 में इसका गठन किया गया था। और ये वेस्टर्न घाट का जो इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल था, एक तरीके से फोकस क्या था इसका, हमारा जो इकोलॉजी है वेस्टर्न घाट की, उसको प्रिजर्व करके रखना, यानी उसका संरक्षण करने के लिए इसको गठित किया गया था। वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यही इसको क्या करना था, इसके ऊपर रिकमेंडेशन देनी थी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जैसे इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें कुछ दी थी, जैसे आइडेंटिफाइड एरियाज किया था कि कितना एरिया क्या है, इको सेंसिटिव एरिया है। तो इन्होंने जो वेस्टर्न घाट है उसका लगभग 37% एरिया को क्या बताया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बताया। और ये लगभग 59 यानी 60,000 के आसपास का 60,000 किलोमीटर का एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें मेथोलॉजी तो सैटेलाइट इमेजरी और इसके अलावा जो ग्राउंड ट्रूथनिंग रहती है, इनके माध्यम से क्या किया था इन्होंने, इस मेथोडोलॉजी के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की थी। क्लासिफिकेशन तो इसमें बायोलॉजिकल रिचनेस वाले एरियाज को, फॉरेस्ट कवर
पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा थी, प्रोटेक्टेड एरियाज, इन सब के ऊपर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। अगर मेजर रिकमेंडेशन देखे कस्तूरीरंगन कमेटी की, तो इन्होंने कुछ चीज़ों के कंप्लीट बैन की बात की थी, कुछ चीज़ों पे बिल्कुल बैन लगा दो, जैसे कि माइनिंग हो गया, इसके अलावा केयरिंग और सैंड माइनिंग है, यानी कि इन पे क्या कर दो, बिल्कुल इनको बंद कर दो इस एरिया में अगर इसका संरक्षण करना है तो। इसके अलावा कुछ एरियाज को प्रोहिबिट किया और कुछ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया। प्रोहिबिशन किस चीज़ पे लगाया, जैसे थर्मल पावर है, जो तापीय ऊर्जा है, उसके प्लांट्स वहाँ स्थापित हैं, उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाओ। इसके अलावा जो हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर हमको प्रोहिबिशन लगाना होगा। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा, जैसे बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनको कुछ पे प्रतिबंध लगाने होंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाने होंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, ये बोला। कुछ चीज़ों को अवॉइडेंस करना होगा, जैसे फॉरेस्ट डाइवर्जन फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, हम जो नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं उनको हमको क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। प्रमोशन करना होगा किस चीज़ का, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का और एग्रो फॉरेस्ट्री का, ताकि हम क्या करें, सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें और इनके माध्यम से कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट का जो है संरक्षण उसको बढ़ावा दे सकें। कंपैरिजन किया गया है गाडगिल समिति के साथ। अगर गाडगिल समिति की बात करें तो उन्होंने 64% जो 64% है वेस्टर्न घाट का 64% एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के बारे में मतलब कहा था कि इसको 64% एरिया को क्या करना चाहिए, ये इसके तहत रखना चाहिए, जबकि गाडगिल समिति ने कस्तूरीरंगन समिति ने 37% की बात की है, यानी कि उससे काफ़ी कम की बात की है। अप्रोच देखें तो मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच है, ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के क्या हो सकें वो भी सुचारू रूप से रखें। इसके अलावा हमने बैलेंस रखा है कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच, यानी कि हमारा ये नहीं कि हम क्या करें कंजर्वेशन के चक्कर में डेवलपमेंट को ही रोक दें, दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, विकास भी हो और हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वेस्टर्न घाट जो भी एरिया है उसका क्या हो, वो संरक्षित भी रहे। ऐसे विकास और संरक्षण के बीच में संतुलन बना के रखना। कंसिडरेशन देखें तो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी देखा है कि लोकल कम्युनिटी है उसके भी कुछ अगर वो भी इस तरीके से प्रभावित ना हो, यानी कि वो भी विकास और इसके बीच संतुलन बना सके। इम्प्लीकेशन देखें और कंट्रोवर्सी देखें तो रिएक्शन, जैसे कि जो भी क्षेत्र के स्टेट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं दायर की हैं, जैसे अभी हाल ही में आप कर्नाटक का देख सकते हो। और कंसर्न क्या है लाइवलीहुड का, जैसे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनकी क्या होती है, आजीविका प्रभावित होती है। इसके कारण अगर वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो चूँकि रोजगार, इसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियाँ और इकोनॉमिक गतिविधियाँ जो उनकी आजीविका को प्रभावित करती हैं, तो ये इन चीज़ों पे, इसके अलावा हम एग्रीकल्चर से संबंधित ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो इसके कारण क्या होगी, उनकी आजीविका प्रभावित होगी। डिबेट्स जैसे एक्सटेंट ऑफ ESA डिमिक्रेशन, यानी कि जो हम ESA का और ज़्यादा एक्सटेंशन करना चाहते हैं उसके ऊपर डिबेट होती रहती है। चैलेंजेस क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं, जैसे स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसे हम कोरिलेशन बनाएं, कैसे सहयोग की भावना करें। अभी चूँकि आप देख सकते हो कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या रहता है, इसको लेके संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है। डिस्कशन देखें तो ऑनगोइंग है, अभी मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है अगर ज़रूरत हो तो। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच अपना सकते हैं, यानी कि स्टेट की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए भी और उनको इसमें इन्वॉल्व करते हुए योजनाएं तैयार कर सकते हैं। अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट क्या है, 6 स्टेटों में हमारे यहाँ एक माउंटेन रेंज है जो 6 स्टेटों में फैली हुई है। और बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। 6 स्टेट हो गए। लेंथ देखें तो लगभग 1600 किलोमीटर की इसकी लगभग लेंथ है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। अब हम बात करें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज की। हाँ, प्रीलिम्स में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो वेस्टर्न घाट है वो कितने स्टेट में फैला हुआ, उसमें स्टेट दे दिए गए थे कि कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ, फिर युग में आपको सिलेक्ट करने थे। तो ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं, वो उनका बस पैटर्न आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, नहीं बेसिक सेम ही रहता है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ की अगर अब हम बात करें तो ये जो है ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। क्या रहती है, एक विशेष सुरक्षा की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि ये
इकोलॉजिकली जो हमारे इम्पोर्टेंट एरिया होते हैं इनका आर्थिक वो इकोलॉजिकली क्या रहता है, महत्व रहता है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं और जो हमारा एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक है उसको धारण करते हैं। इसी वजह से हमको ऐसे एरियाज को क्या करना पड़ता है, संरक्षित करने की जरूरत होती है। ये जो क्रिटिकल इकोसिस्टम है जिनके ऊपर खतरे की संभावना है और जहाँ नेचुरल रिसोर्स हैं, ऐसे एरियाज को हम प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं। इसके तहत अगर की फीचर्स देखें तो इसके तहत आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा, वल्नरेबल इकोसिस्टम कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस रहती है इसकी, क्योंकि संरक्षित करेंगे तो इसके कारण हमारे जो वृहद स्तर पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है, कानून बना के भी इसकी क्या कर सकते हैं, हम रक्षा कर सकते हैं कुछ कानून के। अगर बात करें तो हमारे यहाँ देख सकते हैं इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वेस्टर्न घाट है, हमारा जो हिमालय रीजन है वो देख सकते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है, ये एसए के तहत आते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको आगे बढ़ाती हैं, हमारे जो पर्यावरणीय है उसको सतत विकास की ओर ले जाती है। इसके अलावा जो हमारी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती है। क्लाइमेट रेगुलेशन यानी कि हमारा जो क्लाइमेट जो चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको क्या करती है, धीमे कर सकती है, उससे हमको सुरक्षा दे सकती है। जैसे कि इन वनों में क्या रहता है, ये जो एरियाज हैं इनमें कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो मिट्टी है उसको बांधे रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और मिट्टी में आपको पता होगा कार्बन बड़ी मात्रा में रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये हमको क्लाइमेट चेंजेस, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल्चरल हेरिटेज देखें तो इनमें बहुत सारे जो इंडिजीनियस कम्युनिटी हैं और उनके जो लोकल कल्चर हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। उनकी जो ट्रेडिशन है, उनके जो अपनी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और कि उनकी नॉलेज और प्रैक्टिसेस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी निकलती हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्व की रहती हैं। तो इन चीज़ों को भी संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चैलेंजेस देखें तो अभी क्या हो रहा था, मानवीय अतिक्रमण के कारण क्या हो रहा है, ऐसी जगहों का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, हम जो अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ऐसे एरियाज खत्म होते जा रहे हैं, उनको संवेदनशील घोषित करने की जरूरत पड़ रही है। पॉलिसी हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है उनमें इफेक्टिवनेस नहीं रहती। अगर हमको करना है तो उसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए। अगर हम कोई कानून बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको लागू करना, उसको रेगुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच कैसे बैलेंस बनाएं, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना होगा। इसके लिए हमको बहुत सारे इनिशिएटिव लाने होंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट और फाइनल जो टॉपिक है वो ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड है। ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस इंडिया जो क्वार्टर फर्स्ट है फाइनेंशियल 2025 का, उसके बारे में दिया है, CAD के बारे में, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। तो अगर हम ट्रेड डेफिसिट देखें तो हमारा ये क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट अभी हाल ही में जो जारी किया गया है डेटा, उसमें इसको बढ़ाते हुए दिखाया गया है, यानी हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ, बढ़ा है। और जो एक क्वार्टर फाइनल फर्स्ट ईयर था 2025 का, फर्स्ट क्वार्टर में ये करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिला। उसी की एनालिसिस दी हुई है कि जो CED है वो कितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है $9.7 बिलियन। अब हमारे लिए जरूरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि उसी के तहत क्या आता है, हमारा CAD आता है, इसके अलावा करंट अकाउंट और बाकी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हमारे FDI कितनी आई, इनके बारे में भी इसमें विस्तार से दिया हुआ है कि इतनी FDI है, ये हो। तो वो डेटा आपको इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना कि हाँ हमारे यहाँ FDI में वृद्धि हुई है, बस इतना। वो फाइनेंशियल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है उस टाइम का, ये नहीं कि क्वार्टर फाइनल हर क्वार्टर का दिया हुआ है, 4 क्वार्टर हुए उसमें सबका याद कर लिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये क्या है, ये एक रिकॉर्ड रहता है किसी अर्थव्यवस्था में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, जो हमारे देश के निवासी हैं और जो अदर वर्ल्ड है उसके साथ हमने
जो भी ट्रांजैक्शन किया हो उसी का इसमें क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है। और ये अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको भी दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइम पीरियड वही हर साल यूजुअली 1 साल पे इसका क्या निकाला जाता है, डाटा निकाला जाता है। जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से ऐसे तो क्वार्टर में भी निकालते हैं, लेकिन ओवरऑल 1 साल का रहता है। पर्पज़ अगर हम देखें तो इसका पर्पज़ है हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है और जो हमारी इंटरनेशनल स्थिति क्या है, हमारी वैश्विक स्तर पे जो हमारी वित्तीय स्थिति है वो कहाँ है, तो इसको दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। और इसके 3 भाग रहते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। कैपिटल यानी पूंजी, करंट अकाउंट इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल रहती है, और फाइनेंशियल अकाउंट जो आपका FDI FCI आता है सब इसमें आ जाएगा। करंट अकाउंट की बात करें तो ये वस्तु और सेवाओं को क्या करता है, इनके व्यापार को इनके रिकॉर्ड करता है या उनको डाटा को तैयार करता है। इसके तहत कंपोनेंट्स देखें तो ट्रेड बैलेंस क्या है हमारा, इंपोर्ट कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ, अगर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो, जो ज़्यादा हुआ या नेगेटिव है क्या है वो चीज़ें देखी जाती है। नेट इनकम कितनी हुई हमारी, नेट करंट ट्रांसफ़र कितना हुआ, ये तीनों चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए, ये हमारे जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी वैश्विक स्तर पे कितनी प्रतिस्पर्धात्मक है हमारी वस्तु और सेवाएं, कितनी डिमांड है, कितना उनका मूल्य है, इस चीज़ को सूचित करती हैं। इसके अलावा हमारे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है उसको भी कहीं ना कहीं उसके पैटर्न को ये दिखाती है। कैपिटल अकाउंट की बात करें, पूंजी खाते की, चालू खाते की हो चुकी, करंट अकाउंट यानी चालू खाता। अब पूंजी खाते की बात करें तो जो भी कैपिटल ट्रांसफर होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है नॉन प्रोड्यूस और नॉन फाइनेंशियल एसेट में, उसको क्या करती है, रिकॉर्ड करती है कैपिटल एसेट को। एग्जाम्पल देखें तो डेब्ट फॉरगिवन्स, जो हमारा कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाता है कई बार। माइग्रेंट्स ट्रांसफ़र है ये इसमें देखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे नेचुरल रिसोर्स की सेल और परचेज होती है ये सब इसमें कैपिटल अकाउंट्स में आते हैं। नेचुरल रिसोर्स, माइग्रेंट ट्रांसफ़र और डेब्ट फॉरगिवन्स यूजुअली स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर्ड अदर अकाउंट्स की तुलना में क्या रहता है, थोड़ा स्मॉल रहता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट कितना आया हमारे उसको दिखाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लोज बिटवीन कंट्रीज, यानी कि देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट का क्या स्तर है, कितना हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को फाइनेंशियल अकाउंट के तहत देखा जाता है। कंपोनेंट्स देखें तो वही FDI पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा जो अदर इन्वेस्टमेंट हैं जैसे लोन, करेंसी, डिपॉजिट से सब इसमें आती हैं। रिजर्व एसेट हो गई हमारी, रिजर्व एसेट कितनी है, ये सब फाइनेंशियल अकाउंट में आएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंडिकेट्स करता है अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं उनको क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि किसी देश में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर अच्छी स्थिति है तो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, वहाँ उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल एसेट्स है और हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, हमारी परिसंपत्ति कितनी है, हमारी देयताएँ कितनी है, उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, उसको वर्ष दर वर्ष इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है, कितना चेंजेस हुआ उनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो ये क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी की है उसकी इंडिकेटर होती है। हमारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको हम इसके माध्यम से देख सकते हैं, यानी कि इन डेटों के माध्यम से इसके तहत जो डाटा प्रदान किया जाता है उसके माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी की तुलना कर सकते हैं कि पिछले साल कैसी थी, इस साल कैसी है, आगे आने वाले वर्षों में कैसी होगी। तो ये हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को दिखाती है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसीज तैयारी की जाती हों, वो सब क्या की जाती हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण टूल होते हैं। उसके माध्यम से इन पॉलिसीज़ में डिसीजन मेकिंग लिया जाता है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, भविष्य में इसको और ज़्यादा विस्तार देना चाहिए, कुछ कम करने की ज़रूरत है, ये सब कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। एक्सचेंज रेट है, हमारी जो विनिमय दरें हैं, एक देश से दूसरे देश के साथ जो करेंसीज की वैल्यू तय की जाती है उसमें के डिसीजन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन है, जो हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है, वैश्विक इकोनॉमी में हमारी पोजीशन क्या है, उसको भी ये इंडिकेट करती है, उसको शो करती है। और इसके अलावा हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सरप्लस कितना है, हमारा डेफिसिट क्या है, इसको भी दिखाती है कि हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, ज़्यादा आयात कर रहे हैं, या सरप्लस कितना, हमारा घाटा कितना है, तो इन चीज़ों को
देखा जा सकता है। और इसमें घाटा किस वजह से आ रहा है, इनको देख के हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए नीति बना सकते हैं। चूंकि इसमें एफडीआई और एफपीआई की भी चर्चा हुई है, तो हमने इनके दोनों के बीच में तुलना कर दी। अगर हम एफडीआई और एफपीआई में इन्वेस्टमेंट टाइप को लेकर देखें, तो एफडीआई क्या रहता है, लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट में रहता है और ये भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश करता है। लेकिन एफपीआई एक छोटी अवधि का रहता है और फाइनेंशियल एसेट में किया जाता है ये। और ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप, इसमें ओनरशिप प्रदान की जाती है और ओनरशिप रहेगी, कोई मालिक रहेगा तो कंट्रोल भी करेगा। लेकिन एफपीआई में कंट्रोल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें ओनरशिप उस तरीके से नहीं रहती, यानी कि इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रहता है, इनको बस अपने लाभ से मतलब है, बाकी कुछ भी हो। जबकि एफडीआई में क्या है, विकास भी करेंगे और अगर विकास होता है तो उसका लाभ भी लेंगे, पर बस इसमें एस्टेब्लिश करना, बिजनेस पे कंट्रोल करना, लेकिन इसमें प्रॉफिट लेना, बस यही इसका मेन मकसद है पीआई का। मार्केट फ्लक्चुएशन होती है, उसके आधार पे उनको कितना प्रॉफिट मिलता है। इम्पैक्ट क्या होगा, अगर एफडीआई आता है ज़्यादा तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ विकास डेवलपमेंट से सेक्टर है उनमें क्या होगा, काम होगा, इससे हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन होगी, रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी वो क्या करेगी, एफडीआई के तहत टेक्नोलॉजी भी लाएगी, तभी तो वो अच्छी मात्रा में अपने डेवलपमेंट कर सकती है। तो ये क्या करती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन एफसीआई की बात करें तो ये मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको सुनिश्चित करता है कि हमारे यहाँ कितना पैसा आना है, कितना जाना है, यानी कि हमारे यहाँ तरलता क्या रहेगी, इसके अलावा कैपिटल फ्लो क्या रहेगा, इनको डिसाइड करता है। ये आपके सामने एफसीआई और ये जो टॉपिक है इससे संबंधित 2 क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।